सभी को नमस्कार। मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने तैयार किया है क्लास 8 सिलेबस एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। नेचर ने हमको बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि पावर रिसोर्सेज के रूप में यूज होते हैं, लेकिन उनके यूज को करते करते हमने कुछ गलतियां कर दी हैं और कुछ उनका मैनेजमेंट में हमसे चूक हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं। तो इन सबको देखते हुए ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको बखूबी समझाने का प्रयास करूं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर के जो मेजर थीम्स को डिस्कस करने से ठीक पहले हम लोग इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं। रॉक। A rock is an aggregate of one or more minerals without definite composition of the constituent of minerals. Rocks जो है एग्रीगेट है, एक या एक से अधिक जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनका एक समूह है और इसमें कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं या उसके जो मिनरल उसमें पाए जाते हैं उनका डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, वो पड़े होते हैं उसमें केवल। मिनरल a naturally occurring substance having a definite chemical composition is called a mineral. Minerals are found in certain areas only and not everywhere. मिनरल क्या है? मिनरल एक नेचुरली पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और मिनरल्स कुछ ही एरियाज में, कुछ सर्टेन एरियाज में ही पाए जाते हैं, सब जगह नहीं। और ORE और एन और इज ए रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर फाउंड। और जो है अयस्क बोलते हैं इसको, लोहा अयस्क। अयस्क जैसे लोहे का होता है लोहा अयस्क, तो और मींस अयस्क। अयस्क वो चट्टान का टुकड़ा होता है जिसमें कोई भी मिनरल पाया जाता है। अब इसकी सीधी सी बात यह है कि जितने मिनरल्स माइनिंग किए जाते हैं या खनन किया जाता है तो वो प्योर रूप में नहीं आते, वहाँ और रूप में आते हैं, फिर उसको वहाँ से प्रोसेस करके और सेपरेट किया जाता है। अब मिनरल्स के टाइप्स होते हैं तो उन टाइप्स में से एक है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज कंटेनिंग मेटल, जिनमें मेटल होती है, धातु होती है। The metal is present in raw form, that is, it contains impurities and it needs to be processed in order to yield the pure metal. अब ये जो मेटल्स होते हैं ये impurities लिए हुए होते हैं, ये शुद्ध रूप में नहीं होते, रॉ फॉर्म कच्चा होता है। अब इसको प्रोसेस करके आपको शुद्ध मेटल के रूप में प्राप्त करना होता है। जो आप देखते हैं जैसे लोहा आप देख रहे हैं तो लोहा इस रूप में नहीं आता, वो ओर के रूप में आता है, एस के रूप में आता है और उसको प्रोसेस करके मिनरल मेटल या मिनरल तैयार होता है। नेक्स्ट इज फेरस मिनरल्स। फेरस आयरन, तो ये वो मिनरल्स होते हैं आर वंस फेरस मिनरल्स आर द वंस कंटेनिंग आयरन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट। इनमें आयरन पाया जाता है। तो सीधी सी बात ये होगी कि जिन मिनरल्स में आयरन होता है उन्हें फेरस मिनरल्स कहा जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है वो नॉन फेरस मेटल्स मिनरल्स है। नॉन फेरस मिनरल्स आर द ones that do not contain iron as a constituent, अर्थात जिनमें आयरन नहीं पाया जाता वो नॉन फेरस मिनरल्स के रूप में आएंगे। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज that do not contain metals. Instead, they contain impure compounds or mineral fuels. नॉन मेटेलिक फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जिनमें मेटल्स नहीं पाई जाती, अब बल्कि दे कंटेन, उनमें अशुद्ध रूप से कंपाउंड मिश्रण पाया जाता है या मिनरल फ्यूल्स पाए जाते हैं, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट टर्म इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन खनन, हिंदी में इसको कहेंगे खुदाई करके जो निकालने की जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम अंडर द अर्थ सरफेस सो दैट यूजफुल मटेरियल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देम। ये मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया है जिसे हम खनन के नाम से जानते हैं। माइनिंग। माइनिंग इज a process of extraction or taking out minerals from rocks under the earth surface. खनन ये भी एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो मिनरल्स को रॉक्स में से निकाला जाता है। इसके कुछ टाइप्स होती है माइनिंग की, उनमें पहली है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच मिनरल्स lying at shallow depths are taken out by removing the surface layer.
इसमें क्या किया जाता है, ये एक्सट्रैक्शन का ही मेथड है जिसमें मिनरल्स को जो कि ज़्यादा गहराई में नहीं होते, शैलो डेप्थ्स में ही पाए जाते हैं, उन्हें उस ऊपर की सरफेस को हटा करके और निकाला जाता है। Shaft mining. Shaft mining is a method of extraction in which deep bores called shafts are made to reach mineral deposits lying at large depth. जब मिनरल्स बहुत गहराई में होते हैं तो उनके लिए बोर खोदे जाते हैं, डीप बोर्स, जिन्हें शैफ्ट्स कहा जाता है, और वहां से मिनरल्स को निकाला जाता है। ड्रिलिंग. ड्रिलिंग इज अनदर मेथड, ये एक दूसरा मेथड है एक्सट्रैक्शन का, इन विच डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट मिनरल्स। इसमें भी गहरे जो है बोर खोदे जाते हैं, बोरिंग खोदे जाते हैं और वहां से निकाले जाते हैं। एक और प्रोसेस है क्वेरिंग. क्वेरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच मिनरल्स लाइंग वेरी क्लोज टू द सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय डिगिंग देम आउट। ये क्वेरिंग मेथड होता है जिसमें जब मिनरल्स जो है सरफेस के बिल्कुल नजदीक ही होते, ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, तो इनको वैसे ही खुदाई करके निकाल लिया जाता है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत. Conventional power sources are those that have been in use for a long time. ये कई सालों से, पुराने टाइम से हम यूज करते हैं, उन्हें कन्वेंशनल पावर सोर्सेज कहते हैं, जैसे कोल, वुड एटसेट्रा. नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज आर दोज पावर सोर्सेज दैट हैव come into use recently due to the depleting conventional resources and growing awareness. ये वो सोर्सेज है, पावर के वो स्रोत हैं जो कि अभी रिसेंटली उनको इन्वेंट किया गया है और इनके डिप्लीट होने का भी कोई खतरा नहीं है, अर्थात ये खत्म नहीं होंगे, रिचार्ज रिन्यू होते रहते हैं. Next is fossil fuels. Fossil fuels are what are the remains of plants and animals converted into fuels after they remained buried under the earth for millions of years. जीवाश्मीय ईंधन. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जीवाश्मीय ईंधन. तो प्लांट्स और एनिमल जो ग्राउंड के अंदर, चाहे वो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो दब जाते हैं और फिर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों सालों बाद वो अंदर दबे रहते हैं और फ्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह. थर्मल पावर. एन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कोयले को जला करके जो इलेक्ट्रिसिटी गेन की जाती है या पावर गेन की जाती है वो थर्मल पावर कहलाती है. कोल कोयला है, एक फॉसिल फ्यूल है that was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. तो लाखों साल पहले जब बड़े बड़े फर्न के और स्वैम्प्स जो हैं वो नीचे अर्थ के अंदर दब गए तो उनसे ही कोयला बना है. Petroleum is a thick black liquid fossil fuel found between layers of rocks and drilled from oil fields. पेट्रोलियम आपको पता ही है, ये काला ब्लैक कलर का लिक्विड फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जो कि चट्टानों के बीच में जमीन के अंदर पाया जाता है और ये ऑयल फील्ड जहां पर इसकी अवेलेबिलिटी है वहां से ड्रिल करके निकाला जाता है. हाइडल पावर. हाइडल पावर इज द एनर्जी प्रोसेस possessed by river water stored in dams or rainwater falling from great heights. ये हाइडल पावर यानी जल विद्युत, तो पानी डैम्स में रिवर वाटर को कलेक्ट करके या फिर जो हाइट से पानी गिरता है उसको ही हार्नेस करते हुए जल विद्युत बनाई जाती है. सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज द हीट. सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं उनको इकट्ठा करके और उनको पावर में कन्वर्ट करना ही सोलर एनर्जी. Solar energy is the heat and light energy captured from the sun. Solar cell. Solar cells are devices to convert solar energy into electricity. आपने देखा होगा कि वो जो सोलर रूफटॉप्स होती हैं उनमें जो प्लेट्स होती हैं उन्हें सोलर सेल्स कहा जाता है. ये कन्वर्ट करती है डिवाइसेस जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करते हैं. विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग एयर. मूविंग एयर, बहती हुई हवा से जो है टरबाइन को घुमा करके जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है वो विंड एनर्जी. न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम. नेचर में पाए जाने वाले जो यूरेनियम और थोरियम है उनके जो एटम्स में जो एनर्जी होती है उसे जो एनर्जी बन रही है वो न्यूक्लियर पावर या आणविक ऊर्जा. जियोथर्मल एनर्जी.
भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी द हीट एनर्जी obtained from the inside of our earth, हमारी पृथ्वी से जो गर्मी निकल रही है उसी को हीट निकल रही है, उसी से टरबाइन को घुमा के जो बिजली पैदा की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है उस ज्वार भाटे के आने के जो प्रोसेस है उससे टरबाइन को घुमा करके और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, इसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस, बायोगैस is a gaseous fuel obtained from the decomposition of organic waste like dead plant and animal material or animal dung and kitchen waste, kitchen waste जानवरों का गोबर या फिर कोई भी एनिमल मटेरियल या प्लांट मटेरियल है उसको सड़ा करके गला करके जो डिकम्पोज करते हुए जो गैसियस जो गैसेस रिसीव होती है उसके गलने से, उसके डिकम्पोज होने से वो बायोगैस है और इसको हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज हुई है। अब हम इसकी जो और बेसिक थिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट कंडीशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज do not play any role in their formation. Minerals are formed in different conditions and human activities do not play any role in their formation. Minerals जो हैं वो अपने डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं और इनको बनाने में, इनके फॉर्मेशन में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता, मनुष्यों का कोई योगदान नहीं होता। इंस्टेड ओनली नेचुरल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, तो ये नेचुरल प्रोसेस से ही फॉर्म होते हैं। Minerals can be identified on the basis of the physical properties like color, density, hardness and chemical properties like solubility. मिनरल जो हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान कैसे की जाती है, तो वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनकी भौतिक विशेषताएं या गुण होते हैं, जैसे कि कलर, डेंसिटी यानी घनत्व कितना सख्त है मीन्स मजबूत है, हार्डनेस सख्तता, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सोल्युबिलिटी एटसेट्रा। On the basis of composition, we classify minerals as metallic and non-metallic. अब इनके डिवीजन करते हैं तो कंपोजिशन के आधार पे मेटल्स को जो है मेटेलिक एंड मिनरल्स को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। मिनरल्स मेटेलिक हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक मीन्स धात्विक, नॉन मेटेलिक मीन्स अधात्विक। मेटेलिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, ये फेरस हो सकते हैं, नॉन फेरस मीन्स, फेरस मीन्स आयरन युक्त हो सकते हैं और बिना आयरन युक्त हो सकते हैं, ये दोनों कैटेगरीज हैं। Metallic minerals contain metal. The metal is present in a raw form, that is, it contains impurities and it needs to be processed in order to yield the pure metal. Metallic minerals की हम बात करें तो ये इनमें मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं और ये धातुएं अपने कच्चे फॉर्म में यानी रॉ फॉर्म में अवेलेबल होती है जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। बट अगर हम उसमें से मेटल निकालना चाहते हैं, प्योर मेटल निकालना, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमको उसको प्रोसेस करना होता है। फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, ये मेटेलिक मिनरल्स का ही वर्ग है। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन, फेरस मिनरल्स में आयरन होता है, इसके एग्जांपल्स है आयरन ओर, मैग्नीज और क्रोमाइड्स एटसेट्रा, ये सब फेरस मिनरल्स है जिनमें आयरन पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, जबकि नॉन फेरस जो है अलोह जो धातुएं होती हैं उनमें आयरन होता ही नहीं है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एटसेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनमें मेटल्स नहीं होती अर्थात धातुएं नहीं होती हैं। इंस्टेड दे कंटेन इम्प्योर कंपाउंड्स और मिनरल फ्यूल्स, जबकि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें इम्प्योर अशुद्ध कंपाउंड यानी कई सारे तत्व पाए जाते हैं जिनका मिश्रण होता है ये, या फिर मिनरल फ्यूल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स है लाइमस्टोन, माइका, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। एक्सट्रैक्शन, खुदाई करना का जो प्रोसेस है, इनको ग्राउंड में से जो रॉक्स में से इसको सेपरेट करके जो निकालने की प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन है।
is the process of taking out minerals from under the earth's surface so that useful materials can be derived from them. इनको निकाला जाता है ताकि उससे जो है उपयोगी धातुएं बनाई जा सके। एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसकी 3 प्रोसेस होती हैं बेसिकली, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग सीधा सा उसके डिगिंग करके जो निकालने की प्रोसेस है, ड्रिलिंग बोरिंग करना है, और क्वेरिंग ऊपर ही जब पड़ा होता है तो सीधा सा उसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राउंड को खोद करके निकाल लिया जाता है। अब माइनिंग के भी 2 अलग अलग टाइप्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में तो उसको सीधा ही जो है डिगिंग करके निकाला जाता है, जबकि शेफ्ट माइनिंग में बोरवेल्स बनाए जाते हैं। In open cast mining, minerals lying at shallow depths are taken out by removing the surface layer. In shaft mining, deep bores called shafts are made to reach mineral deposits lying at large depth. In open cast mining में जो है मिनरल्स ज़्यादा गहरे नहीं होते, ऊपर ही होते हैं, तो उनको सरफेस लेयर को हटा के निकाल लिया जाता है। जबकि जो शेफ्ट माइनिंग है उसमें डीप बोर्स, बड़े बड़े गहरे बोरिंग्स जो खोदे जाते हैं, जिन्हें शेफ्ट कहा जाता है। Drilling is another method of extraction in which deep wells are bored to take out minerals. इसमें minerals को निकालने के लिए गहरे बोरिंग खोदे जाते हैं, ड्रिलिंग। Metallic minerals are generally found in igneous rocks and metamorphic rocks in plateaus. Metallic minerals जो हैं वो सामान्यतया igneous, जिन्हें हम आग्नेय चट्टानें, और metamorphic rocks जो होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं, और खास करके पठारी क्षेत्र, प्लेट्यूज एरिया जो है, प्लेट्यू एरिया, वहां पर होती है। Non-metallic minerals are usually found in sedimentary rock formation in plains and young fold mountain. जबकि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वो ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक वाला जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं, जो कि मैदानी भागों या फिर यंग फोल्ड माउंटेन जैसे कि हिमालय वगैरह है वहां पाए जाते हैं। मेजर रीजन्स है लार्ज आयरन डिपोजिट्स। अब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो इनके डिपोजिट्स कहाँ कहाँ हैं, तो आयरन के जो डिपोजिट्स हैं वो चाइना, इंडिया, एशिया में तो यहाँ पर हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस इन यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप में ये इन देशों में हैं। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कैनेडियन सील्ड रीजन जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। ब्राजील की बात करें, मीन्स ब्राजील, साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील में ये पाया जाता है। तो ये इसके मेजर डिपोजिट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अगर हम बात करें तो ब्राजील जो आयरन ओर का, जो अच्छी क्वालिटी का जो ग्रेड वाला आयरन ओर है, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मैप जो आपके बुक में दिया हुआ है, आयरन, कॉपर और बॉक्साइट की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, तो वो तीनों चीजें यहाँ दिखा रखी है। आयरन के लिए ये आप यहाँ नीचे से सिंबल चेक कर लें एक बार, और ये सिंबल जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो आपको दिखा देगा। तो जैसे आयरन की बात करें तो यहाँ साउथ अमेरिका में ये ब्राजील वाला पोर्शन हो गया, इधर ये चिली के आसपास वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ अमेरिका में कैनेडियन सील्ड आ गई, ये अलग अलग प्लेसेस हैं। आप ये अफ्रीका में यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यूरोप की आप सिचुएशन देख रहे हैं तो ये यूरोप में ये सारे कंट्रीज हैं। एशिया की बात कर रहे हैं तो ये कुछ जापान, कोरिया, चाइना के आसपास है, चाइना ही आ रहा है, ये चाइना में यहाँ पर भी है। इंडिया में है हमारा जो लगभग मध्य भारत है, मिडिल इंडिया है, वहाँ पर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसी तरीके से आप कॉपर चेक कर सकते हैं, कॉपर का अफ्रीका में जो है साउथ अफ्रीका की तरफ का जो पोर्शन है उधर काफ़ी वाला है। इसके अलावा रशिया में भी है। ये सब चीजें आप इसमें और आराम से देख सकते हैं। एशिया प्रोड्यूसेस ओवर हाफ द टोटल इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। एशिया जो है आयरन ओर की बात करें तो लगभग आधा प्रोडक्शन यही होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी, टिन एंड टंगस्टन। चाइना जो है सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है लेड यानी सीसा, एंटीमोनी, टिन और टंगस्टन का। नॉर्थ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। अगर टोटल मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो है 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। दीज आर कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, वहाँ पर 5 जो लेक्स पाई जाती हैं, 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। उनके नॉर्थ में जो कैनेडियन रीजन है वहाँ पर
एक पोर्शन हुआ इसका, मतलब एक एक जोन हुआ। दूसरा एप्लेशियन रीजन, एप्लेशियन माउंटेन के आसपास, एंड द माउंटेन रेंजेज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और उसके वेस्टर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंट में माउंटेन रेंजेज है वहाँ की बात कर रहा है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये 5 रिवर्स वाला पोर्शन है, इसके नॉर्थ में डिपॉजिट्स हैं, एक कैनेडियन सील्ड है, एक ये वेस्टर्न का माउंटेनियस रीजन है, और एक एप्लेशियन माउंटेन्स जो पाए जाते हैं वहाँ की स्थिति है। ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल का दिया हुआ है। कोल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ये सिंबल्स आप यहाँ से चेक करें, जहाँ जहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में भी कुछ रीजन्स हैं, इसके अलावा एशिया, यूरोप में अच्छे से कंसंट्रेशन हो रहा है, यूरोप में, उसके अलावा एशिया में भी है, अफ्रीका के कुछ पोर्शंस में जो है कोल पाया जाता है। मिनरल ऑयल की देख रहे हैं तो मिनरल ऑयल साउथ अमेरिका के नॉर्थ में काफ़ी अच्छे लेवल पे है, और नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण भाग में अच्छे से है, यूरोप में ठीक ठीक है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया और ये जो मध्य ईस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है, नॉर्थ वेस्ट एशिया है, वहाँ पर काफ़ी कलेक्शन है। नॉर्थ अफ्रीका में भी आप इसको देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ रीजन्स में है, तो इंडिया में भी आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये जो है मिनरल ऑयल और कोल का डिपोजिशन दिखाया गया है। चिली एंड पेरू इन साउथ अमेरिका आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, तो इसके जो अग्रणी जो उत्पादक देश हैं वो चिली और पेरू हैं, जो कि साउथ अमेरिका में है। ब्राजील एंड बोलिविया आर आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। ब्राजील जो और बोलिविया जो साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये टिन के अच्छे प्रोड्यूसर हैं। अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट रिचेस्ट इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो मिनरल रिसोर्सेज में सबसे धनी माना जाता है। साउथ अमेरिका, जिम्बाब्वे एंड जायरे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अग्रणी उत्पादक है। जिम्बाब्वे एंड जायरे अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका अपने आप में कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गोल्ड। इसके अलावा ये गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, निकेल, इन सब का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। द एरिया कोल्ड कालगुरली एंड कालगार्डी हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ये हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो कालगुरली और कालगार्डी जो है वहां पर गोल्ड के अच्छे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इंडिया की बात करें तो हाई ग्रेड आयरन ओर्स जो हैं, अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है, वो कहाँ पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ अच्छी क्वालिटी का हाई ग्रेड आयरन प्रोड्यूस होता है। बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड। बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में होता है। माइका अभ्रक जिसकी बात करें तो ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। अगर अभ्रक की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, और एक्सपोर्टर भी है। कोलार जो कि कर्नाटक में है, हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोल्ट। भारत नमक के प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में अग्रणी भूमिका निभाता है। अब हम बात करें यूजेज ऑफ मिनरल्स। इन मिनरल्स का यूज क्या है, तो वैसे तो हम नाम से पता चल ही जाता है, कई सारे मिनरल, जैसे सोल्ट की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, कोल की बात करें, तो हमें समझ में आ ही जाता है। बट फिर भी इसके अलावा और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनके यूजेस भी हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जेम्स जो बनाए जाते हैं उनके लिए जो मिनरल्स यूज होते हैं वो हार्ड होते हैं। These are then set in various styles for jewelry। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं जेम्स। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। कॉपर एक ऐसा धातु है, मेटल है, जिसको आप कॉइन, सिक्का बनाने से लेके पाइप बनाने तक सभी में यूज करते हैं। सिलिकॉन एक और जो है मिनरल है, यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज से बनाया जाता है और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में इसकी चिप्स बनती हैं।
एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट इज यूज्ड इन, जो है वो यूज किया जाता है। बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, जबकि बॉक्साइट जो है ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो ये एल्यूमिनियम और बॉक्साइट जो है ये वहां से निकालने के बाद इनका कई जगह यूज किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स का कंजर्वेशन होना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals। और जिस स्पीड से, जिस गति से हम इनका यूज कर रहे हैं, बनने की प्रोसेस जो है वो इससे काफी स्लो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी स्पीड से यूज करते जाएंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये होता है कि हमें इनका उपयोग जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए और इनके वेस्टेज अर्थात इनकी बर्बादी को रोकना चाहिए। अब प्रोसेस कैसे क्या कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। तो इसका एक और वो होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, तो वो हमें यूज किया जाना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो 3R का जो मंत्र है, 3R, वो है प्रोडक्शन को रिड्यूस करें, कंजम्पशन को रिड्यूस करें, यानी हम जितना आवश्यक हो उतना ही काम में लें, वेस्टेज ना करें। उसके अलावा रीयूज करें, अगर वो आइटम आपका बार बार यूज हो सकता है तो आप उसे रीयूज करें, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको रिसाइकिल के प्रोसेस में लेकर जाएं, अर्थात पुनः चक्रित करवाएं। वैसे हम लोग करते हैं, प्लास्टिक लोहे वाले जो वेंडर्स आते हैं कलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को फेंक दिया करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो रीयूज नहीं हो पाती, रिसाइकिल नहीं हो पाती। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने शुरू करें तो हम बहुत सारे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जो है रोक सकते हैं और उनको रीयूज कर सकते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सिंस देयर फॉर्मेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस, हम बात कर चुके हैं, तो हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको संरक्षित करना चाहिए। अब इसका सेकंड हाफ जो है चैप्टर का वो पावर रिसोर्सेज से संबंधित है, अर्थात शक्ति के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। पावर मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। वी रिक्वायर पावर फॉर एवरीथिंग, और आपको और हम सब जानते ही हैं कि पावर हमको सब चीजों में चाहिए। Power sources can be broadly categorized into two categories, i.e. conventional sources of energy and non-conventional sources of energy। अर्थात एक तो वो हैं जो परंपरागत स्रोत हैं जो पहले से यूज किए जा रहे हैं, और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि नए तरीके हैं। डायग्राम से देखना चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फर्स्ट कैटेगरी कन्वेंशनल सोर्सेज, सेकंड कैटेगरी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो इसमें इसका भी फर्दर डिवीजन करें तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल की जब हम बात करते हैं तो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉमर्शियल है। जबकि नॉन कॉमर्शियल की बात करें तो फायरवुड, जो घर में खाना बनाया जा रहा है, गाँव में खाना बनता है लकड़ी से, स्ट्रो, घास, ड्राइड डंग, सूखा हुआ घास जिसको उपले बोलते हैं, ये सब नॉन कॉमर्शियल कैटेगरी के कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, ये सारे के सारे नए जो हैं तरीके हैं ऊर्जा क्रिएट करने के, एनर्जी क्रिएट करने के। Conventional power sources are those that have been in use for a long time. Fossil fuels and firewood are major examples of it। तो हम बात करें तो ये वो हैं जो बहुत लंबे समय से यूज किए जाते रहे हैं, और इसके जो उदाहरण हैं वो है फोसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्मी ईंधन, और ईंधन की लकड़ी जो जंगल से काट के हम लोग जला लेते हैं। Non-conventional power sources are those power sources that have come into use recently due to the depleting of conventional resources and growing awareness। ये वो नॉन कन्वेंशनल जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, वो स्रोत वे हैं जो अभी ताजा, बहुत ज्यादा दिन या समय नहीं हुआ है जिनको यूज करते हुए, और इनका यूज जो है पॉल्यूशन को लेकर के अवेयरनेस आने की वजह से, या फिर
कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है उसको देख करके इनका यूज बढ़ाया जा रहा है। आज पूरे विश्व में जो है नॉन कन्वेंशनल पे ही फोकस किया जा रहा है। फायरवुड इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड जो है भारत में बहुत यूज होती है खाना बनाने में और तापने में। Fossil fuels are what the remains of plants and animals converted into after they remained buried under the earth for millions of years. अब फायर ये जो फॉसिल फ्यूल्स कैसे तैयार होते हैं तो ये हम बात कर चुके हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जब वो लाखों सालों हजारों सालों तक नीचे दबे रह जाते हैं तो दबने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण की बात करें तो इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कोल्ड थर्मल पावर। ये हम बात कर ही चुके हैं कि जो थर्मल पावर है, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है वो थर्मल पावर। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कोल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। ये अपने महत्व की वजह से पेट्रोलियम और इसके जो सह उत्पादक हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उन्हें ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही पाई जाती है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा। ये डिफरेंट वेज हैं नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज के, अर्थात ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। अब हम सबसे पहले बात करें हाइडल पावर की। हाइडल पावर यानी जल विद्युत, जल ऊर्जा, जल शक्ति is the energy produced by river water stored in dams or rain water falling from great heights. 1/4 of the world's electricity is produced from hydel power. ये एक बड़ा माध्यम हो गया है कि रिवर वाटर को डैम्स में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उनको जो है टरबाइंस पे गिरा करके और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, या रेन वाटर अगर ऊंचाई से गिर रहा हो तो हम हाइडल पावर बना सकते हैं। अभी ज्ञात है हमें, जानकारी होनी चाहिए कि लगभग वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही बन रही है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइडल पावर का मेथड क्या होता है। ये रिवर का वाटर था, डैम को हमने रोका और ये टरबाइन यहाँ लगा दिया, टरबाइन इंस्टॉल किया, और ये टरबाइन जब घूम रहा है तो ये टरबाइन घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसको स्टोर करके, इस काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, मींस सप्लाई की जाती है। ये रियल का एक इमेज है रिवर वाटर का, यहाँ पर ये टरबाइन लगा दिया गया तो टरबाइन घूमता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की वो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। इज द हीट एंड लाइट एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द सन। सोलर सेल्स हेल्प टू कन्वर्ट दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, और आजकल तो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज और हाउसेज में भी आने लगी हैं। तो ये जो है सूर्य के आने वाली किरणें, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, सोलर रेडियंस जो हो रहा है फ्रॉम द सन, रेडिएशन जो होता है उसको ये सोलर प्लेट पैनल लगा करके, इस पे सोलर सेल्स लगा करके इसमें इसको स्टोर किया जाता है। सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हम इसको जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अर्थात हवा के बहने से टरबाइन का जो घूमता है ये विंड मिल्स कहलाती है, विंड टरबाइंस हैं। तो जब हवा चलती है, जहाँ रेगुलर हवा चलती है वहां इन टरबाइंस को इंस्टॉल किया जाता है, ये घूमते रहते हैं और इनके घूमने से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ये केबल लगा दी जाती हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा बनी, एनर्जी जो बनती है उसको स्टोर करके और फिर सप्लाई दी जाती है। Wind energy is the energy possessed by moving air. Windmills are used to convert wind energy to electricity. यहाँ windmills सेटअप की जाती हैं। Wind farms have clusters of windmills are located in coastal regions and mountain passes. जहाँ माउंटेन पासेज यानी पर्वतों के बीच में जो रास्ते बने होते हैं या जो कोस्टल एरियाज है वहाँ हवा बहुत तेज चलती हैं, तो ये जो विंड फार्म्स बनाए जाते हैं वहां पर ज्यादातर बनाए जाते हैं विंड फार्म। बहुत सारी विंड मिल्स का क्लस्टर जो है उसे विंड फार्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है न्यूक्लियर पावर। इज द एनर्जी possessed by the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium.
जो नेचर में जो यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, उनके एटम्स के न्यूक्लियाई में जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को निकाल के यूज करना ही पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर होती है। आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ये आप देख ही रहे हैं, ये रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। इसमें जो मॉडरेटर ग्रेफाइट का लगा होता है, कंट्रोल रोड्स आप देख पा रहे हैं, प्रेशर वेसल देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर कूलेंट रखा जाता है, यूरेनियम डाला हुआ है, यूरेनियम की रोड्स आप देख रहे हैं, और ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर इसको स्टीम किया जाता है, स्टीम करके और ये यूज की जाती है। ये जो स्टीम बन रही है इसी को फिर एनर्जी के रूप में ले रहे हैं। ये एक पावर प्लांट का, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका ये आप रियल इमेज है और ये डायग्राम है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी अर्थात भूतापीय ऊर्जा इज द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की अंदर से जो गर्म हवाएं आती है, गर्म एनर्जी जो निकलती है, उसी से टरबाइन को घुमा लिया जाता है। The temperature inside the earth increases as we go deeper. ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, डीपर जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। This heat is used to produce electricity. तो इसी हीट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। It is accessed in the form of hot springs, और इसको hot springs के रूप में एक्सेस किया जाता है। ये आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये जियोथर्मल रिजर्वेयर है, ये बीच बीच में क्रैक्स वगैरह हैं, यहाँ से आपने ये प्रोडक्शन वेल लिया, इंजेक्शन वेल लिया, और ये आपका ये हीट एनर्जी आपकी आ रही है। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है, टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया जनरेटर, और यहाँ इस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिसको आप स्टोर कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी, तापीय ज्वारीय ऊर्जा, जो ओशियंस में टाइड्स एंड एब्स एंड टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जो आता है, उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है। टाइडल एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स। इट इज हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। समुद्र के जो नैरो ओपनिंग्स है, वहां पर मतलब सकड़े रास्ते बना दिए जाते हैं, तो पानी जब जाता है तब भी टरबाइन को घुमाएगा, और जब वापस आएगा लौट के तब भी टरबाइन को घुमा देता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये टरबाइंस इंस्टॉल किए गए हैं, और ये जब पानी की स्पीड से जब आता जाता है तो टरबाइन रोटेट करते रहते हैं, एनर्जी क्रिएट होती रहती है। Biogas. Biogas is a gaseous fuel obtained from the decomposition of organic waste like dead plant and animal material or animal dung or kitchen waste. अर्थात मरे हुए जानवरों, पशुओं, पेड़ पौधों, गाय मतलब पशुओं का गोबर या फिर किचन का जो वेस्ट है, इसको स्टोर कर लिया जाता है टैंक्स में, और वो जब डिकम्पोज होता है तो गैस क्रिएट करता है, और ये जो गैस होती है इसे ही बायोगैस के नाम से जाना जाता है। It is an excellent fuel for cooking and lighting and is environment friendly. ये इको फ्रेंडली है, और ये भोजन बनाने में या रसोई गैस के रूप में या लाइटिंग के रूप में बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। आप ये एक इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये चैम्बर है, एक चैम्बर में ये सारा बायो वेस्ट डाल दिया गया है। ये जब डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज होने के बाद गैस क्रिएट करता है, और ये मिक्सिंग चैम्बर और इसे डाल दिया गया, और जो गैस क्रिएट हुई वो आपके यूज आ सकती है। कुछ और फैक्ट्स भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक कोई मिनरल ज्ञात नहीं हुआ है कि वहां पर है। रॉक की हम बात कर चुके हैं, इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। इसमें एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। लेकिन उसकी कोई जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। वो चट्टानें जिनसे मिनरल्स निकलते हैं उन्हें ओर के रूप में ओर्स कहा जाता है। आयरन ओर, लाइक है ना, बॉक्साइट ओर, एल्यूमिनियम ओर, एटसेट्रा। आईएस के हिंदी में कहते हैं। Although more than 2,800 types of minerals have been identified, अब तक लगभग 2,800 टाइप के मिनरल पहचाने गए हैं, लेकिन अभी यूज जो आ रहे हैं और के रूप में है वो 100 ही हैं, 100 ही हैं। If a rock contains copper, it looks blue in color. अगर किसी रॉक में कॉपर पाया जाता है तो उसका जो कलर है रॉक का वो ब्लू होगा। A green diamond is the rarest diamond. हरे रंग का जो डायमंड है, हीरा है, वो बहुत दुर्लभ हीरा है।
द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे पुरानी जो चट्टाने हैं विश्व की वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं। द डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स अगो, वो उनकी जो एज है वो मानी जाती है 4300 मिलियन वर्ष। मिलियन में आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख साल। ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, यानी ये वो टाइम है कि अर्थ जब फॉर्म हुई थी उसके 300 मिलियन साल बाद की बनी हुई चट्टाने हैं ये। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, जो पेट्रोलियम शब्द है वो लैटिन वर्ड से निकला है पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, चट्टान, जबकि ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसका अर्थ हुआ, पेट्रोलियम का अर्थ हुआ चट्टान का तेल या रॉक ऑयल। compressed natural gas CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less fuel pollution than petroleum and diesel। तो बहुत अच्छा इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, जीवाश्म मतलब गाड़ियों के लिए वाहन ईंधन है जिससे पोल्यूशन बहुत कम होता है पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम और उसके जो सह उत्पाद हैं उनको ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कीमती हैं। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस, विश्व का पहला ज्वार भाटा जो एनर्जी स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 3 ज्योग्राफी बुक क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस का। एंड अच्छा चैप्टर है, फैक्ट्स बहुत अच्छे थे। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन बिफोर यू। आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।